Hello everyone. In this video, we will talk about ring of Gaussian integers. Okay. So before talking about ring of Gaussian integers, let's first see if in the previous lecture we have talked about unit elements and zero divisors. Right? I told you in some rings there are some elements which can be neither zero element nor unit elements. Right? But कुछ rings मतलब ऐसे जो rings हम consider करें जो कैसे हो commutative ring भी unity हो और finite हो, तो उनमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट या तो यूनिट एलिमेंट होता है या जीरो डिवाइजर. लेट मी राइट इट इन ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. इन ए फाइनाइट CRU कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, every non-zero element is either unit element or zero divisor, unit element or zero divisor. या तो यूनिट एलिमेंट होगा या फिर जीरो डिवाइजर होगा. हाउ वी कैन सी दिस, लेट्स सी. सो इफ आई कंसीडर लेट्स से R is our commutative ring with unity and it is finite. It is a finite CRU. It is a finite CRU commutative ring with unity. Let's define a map phi from R to AR. Let me say AR we can define in this way. Let me write here. AR is equals to A into R, where R belongs to R. Okay. Phi from R to AR एक मैप डिफाइन किया. अब या तो ये 1-1 मैप होगा या फिर इन 1-1 नहीं होगा. राइट. सपोज इट इज 1-1 मैप. ओके. लेट phi is 1-1. If phi is 1-1, it means that phi is 1-1, then if phi of, let me say, R1 is equals to phi of R2, then R1 is equals to R2, right? Then R1 equals to क्या होगा, R2 होगा. एंड phi R1 equals to phi R2, मतलब यहाँ पे जो मैप हमने डिफाइन किया वो किस तरीके से डिफाइन होगा. phi of R will go to AR, right? Okay. Now या फिर मैं कंसीडर करता हूँ, लेट्स से इफ इट इज नॉट 1-1, phi is not 1-1. इफ let me consider first it is not 1-1. Okay. Let me consider phi is not 1-1. Let phi is not 1-1. Not 1-1. ये 1-1 नहीं है. सपोज 1-1 नहीं है, तो 1-1 अगर नहीं है, then there exists R1 not equals to R2, but phi R1 equals to कैसा हो जाएगा, phi R2. कम से कम एक पेयर तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा ताकि एलिमेंट सेम नहीं है पर वो मैप सेम जगह पे कर रहे हैं ना. 1-1 अगर नहीं है तो जब phi R1 equals to phi R2 बोलते हैं, इसका मतलब AR1 is equals to AR2, implies that A अगर मैं कॉमन ले लूं, then R1 minus R2 is equals to 0. Since R1 minus R2 is not equals to 0, और A भी हमने कैसा कंसीडर किया, ये जो आपने यहाँ पे कंसीडर किया आपको लिखना चाहिए A is not equals to 0, क्योंकि 0 ले लोगे तो तब कुछ मिलेगा नहीं आपको. A भी हैव कंसीडर A is some non zero element और some non zero element. तो हमें क्या मिला यहाँ पे, R1 minus R2 not equals to 0 है ना, और A भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, बट उनका दोनों का प्रोडक्ट करने पर 0 हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि implies that A is a zero divisor. implies that A is a zero divisor. A is a zero divisor. A कैसा हो गया, जीरो डिवाइजर हो गया. नेक्स्ट अब कंसीडर करते हैं, लेट्स से phi is 1-1. तो दो ही तरीके से हो सकते हैं ना, या तो phi 1-1 होगा या फिर नहीं 1-1 होगा. नहीं 1-1 के केस में जीरो डिवाइजर हो गया. लेट्स कंसीडर phi is 1-1. phi is 1-1. अब चूंकि अगर phi 1-1 है, R एक ऑन टू, R कैसा है, आप एक फाइनाइट R ले रहे हो, तो इसका मतलब phi is on to also. phi is on to, क्योंकि कार्डिनलिटी दोनों का एनीवे सेम है. कार्डिनलिटी ऑफ AR इज सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ R, है ना. तो इसलिए कार्डिनलिटी दोनों का सेम है. अगर मैं 1-1 है तो on to भी होगा. सो phi is on to also. जब phi on to है, implies that अब इसके R के पास ये कैसा है, CRU है, राइट. Phi is on to, since 1 belongs to R, implies that अब कम से कम कोई एलिमेंट 1 जो है कहीं तो उधर जाके AR पे मैप करेगा ना. तो there exists AR belongs to AR. There exists R. You can also say that there exists, let me say, R belongs to R such that AR is equals to 1. Right. AR equals to 1 implies that, इसका मतलब क्या हो गया, implies that A is a unit element. A is a unit element.
एलिमेंट। तो किसी अगर कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ले रहे हो और वो साथ में फाइनाइट है, तो उसमें कोई भी एलिमेंट अगर आप पिक करोगे या तो वो यूनिट एलिमेंट होगा या फिर वो जीरो डिवाइजर होगा। फाइनाइट सीआरयू है, अगर आप नोटिस करोगे Z एक फाइनाइट सीआरयू नहीं है, Z इज नॉट ए फाइनाइट सीआरयू, इज नॉट ए फाइनाइट सीआरयू। तो इसमें अगर आप कोई भी एलिमेंट पिक करोगे तो जरूरी नहीं कि वो यूनिट एलिमेंट हो या फिर जीरो डिवाइजर हो, है ना। तो इसमें आपको मिल सकते हैं, इसलिए आपको मिला भी था 2 बिलोंग्स टू Z सच दैट 2 belongs to Z, you can write neither it's a unit nor a zero divisor, is neither unit element nor a zero divisor, ना तो जीरो डिवाइजर है ना ही यूनिट एलिमेंट है ना। बट अगर कोई फाइनाइट सीआरयू लोगे तब ऐसा नहीं हो सकता किसी भी फाइनाइट सीआरयू में, है ना। या फिर वो सीआरयू ना हो तब भी ऐसा हो सकता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ना हो तो हो सकता है वो फाइनाइट भी हो, है ना, पर फिर भी नहीं होगा। फाइनाइट भी है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी है, तब ऐसा नहीं हो सकता। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज रिंग विद रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। वैसे इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, गॉसियन इंटीजर्स देखो कैसे डिफाइन होता है। वी हैव Z, ओके, सो वी डिफाइन ZI इज इक्वल्स टू A प्लस BI वेयर A, B बिलोंग्स टू Z, ओके, A, B बिलोंग्स टू Z, फाइन। अब ये जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन करते हैं, A1 प्लस B1I प्लस A2 plus B2I, this is equals to A1 plus A2 and plus I times B1 plus B2। ये एडिशन ऑपरेशन हो गया। एंड मल्टीप्लीकेशन कैसे लेंगे, A1 प्लस लेट मी से B1I इंटू मल्टीप्लीकेशन A2 प्लस B2I इज डिफाइंड एज A1 A2 जब मैं लिखता हूं इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन A1 A2, एंड जब B1 B2 के साथ मल्टीप्लीकेशन कराओगे I स्क्वायर आएगा, माइनस आ जाएगा, तो उसकी वजह से माइनस B1 B2 प्लस I टाइम्स A1 B2 या फिर A1 राइट A1 B2 प्लस B2 A1 प्लस B2 A1। दिस इज हाउ द मल्टीप्लीकेशन डिफाइन। मल्टीप्लीकेशन इज यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, बट रियल वाले रियल के साथ एक साथ कर लो, इमेजिनरी जिसमें पार्ट से I है उनको अलग कर दो। So with this addition and multiplication, this Zi is a ring. You can verify that. Okay, Zi is a ring. With the above ring with respect to addition and multiplication defined above. With addition and multiplication operation defined above. राइट, रिंग बनेगा। सारी प्रॉपर्टी इसके पास है, अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे ZI विद ऑपरेशन एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप बनेगा, एंड दिस इज एन अबेलियन ग्रुप, राइट। क्यों अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर आप इनको ऐड करते हो A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2, दिस इज नथिंग बट A1 plus A2 plus I times B1 plus B2, and this also belongs to Zi. Why this belongs to Zi? Because A1 और B1 कहाँ से आ रहे हैं, Z से आ रहे हैं। A2 B2 कहाँ से आ रहे हैं, Z से। तो A1 A2 B1 B2 जब सब Z से आ रहे हैं तो A1 प्लस A2 ये भी Z से आ रहा है, B1 प्लस B2 ये भी Z से आ रहा है। जब ये दोनों Z से आ रहे हैं तो ये एलिमेंट Zi का हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। एसोसिएटिविटी विल बी देयर, राइट। एसोसिएटिविटी comes from Z with operation addition, क्योंकि Z में with operation addition एसोसिएटिविटी है तो वो यहाँ से आ गई। Existence of identity, then 0 plus 0I is the identity, और ये मेंबर भी है ZI का, मेंबर भी है। Z is an integer, so this is the identity element, and if I consider let's say A plus IB, as inverse minus A minus IB or minus BI, okay, belongs to ZI, belongs to
हर एक एलिमेंट के पास इन्वर्स है, अगर कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसका इन्वर्स भी आ जाएगा, क्योंकि अगर ए इंटीजर है तो माइनस ए भी इंटीजर है, बी इंटीजर है तो माइनस बी भी इंटीजर है, तो ये उसका इन्वर्स जेड आई में हो गया, राइट। जब ये इन्वर्स हो गया और कम्यूटेटिविटी भी आ जाएगी, यू कैन चेक दैट a1 प्लस आई b1 इज सेम एज प्लस, लेट मी से a2 प्लस आई b2 plus a2 plus ib2, this is same as a2 plus ib2 plus a1 plus ib1, है ना। ये सेम है दोनों, क्योंकि जब आप यहाँ पे चेंज करोगे ये आपको मिलेगा a2 प्लस a1 एंड a2 प्लस a1 इज सेम एज a1 प्लस a2, यहाँ पे मिलेगा b2 प्लस b1, b2 प्लस b1 इज सेम एज b1 प्लस b2। बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिविटी इनसाइड z, we will have commutativity inside z with operation एडिशन। तो कम्यूटेटिविटी आ गया। अब सेकेंड अपने को क्या वेरीफाई करना है, जेड आई विद ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इज ए सेमी ग्रुप, दिस इज ए सेमी ग्रुप एंड दिस विल बी ए सेमी ग्रुप। व्हाई दिस विल बी ए सेमी ग्रुप, बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी पहले सबसे हमें क्या मिलेगा, अगर मैं a1 प्लस आई b1 प्लस या फिर मल्टीप्लीकेशन a2 प्लस आई b2 का कराऊंगा, देन हमें क्या मिलेगा, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आई टाइम्स a1 b2 माइनस प्लस a2 b1 अब अगर ये a1 a2 b1 b2 इंटीजर्स हैं तो ये भी इंटीजर है, अगर a1 a2 b1 b2 इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, तो ये पूरा एलिमेंट किसका हो गया, दिस बिलोंग्स टू zi। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई। एसोसिएटिविटी कम्स फ्रॉम z विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो वहां से एसोसिएटिविटी आ जाएगा। associativity comes from z with operation multiplication, so it is a semi group, है ना। and distributive properties भी वहीं से आ जाएंगी आपकी। distributive properties also comes from z विद ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें भी, क्योंकि अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, आप एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन तो z में ही कर रहे हो ना, बाद में उसको सेपरेट कर ले रहे हो, राइट। रियल को अलग और आई वाले जो टर्म्स हैं उनको अलग कर दे रहे हो, बाकी सारी चीजें तो सेम है ना। तो ये रिंग बन गया। जब ये रिंग बन गया तो हम बात कर सकते हैं जीरो डिवाइजर्स की, हम बात कर सकते हैं यूनिट एलिमेंट्स की, वो भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, कि जीरो डिवाइजर क्या होगा। जस्ट अ मिनट, एंड ऐसे हम इस पे बात कर चुके हैं, बट स्टिल लेट मी रिकॉल दिस। सी what are the unit elements and zi, what are the zero divisors of zi? So unit elements of zi, let me call this as uzi, unit elements of zi, unit elements in zi। zi में unit elements क्या होंगे, uzi, let me denote it by uzi। so there are only 4 unit elements, 1 -1 I and -y। इसका इनवर्स क्या होगा, इसका 1 होगा, इसका इनवर्स -1 होगा, इसका -i होगा, इसका क्या होगा, i होगा। दे ऑल बिलोंग्स टू zi, मतलब सबके पास इनवर्स है। और इसके अलावा अगर कोई भी नंबर कंसीडर करते हो, दैट विल नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब दीज आर द ओनली यूनिट एलिमेंट्स। ठीक है, जीरो डिवाइजर की बात कर लेते हैं। zi हैज नो जीरो डिवाइजर, zi does not have any zero divisors, does not have any zero divisors, zero divisors, right? What does it mean? That is, you consider, let's say a plus ib not equals to 0. Not equals to 0 means that is a equals to 0, a not equals to 0 और b not equals to 0, मतलब टुगेदर एक साथ a और b दोनों 0 नहीं है। जब ऐसा है then a there does not exist any, then there does not exist c plus id that is also not equals to 0 such that, या फिर इसको बेहतर तरीका ये होगा, दूसरे तरीके से मैं लिखता हूं, ओके आई थिंक, ओके लेट मी राइट इट, जीरो डिवाइजर्स ऑफ zi। so zi actually does not have any zero divisors,
Zi has no zero divisors, has no zero divisors, right? That is, what it does it mean? That is, if a plus ib into c plus id is equals to 0, then either a plus ib equals to 0, or c प्लस आई डी इज इक्वल्स टू 0। एक इनमें से पूरा 0 होना पड़ेगा, या तो c और d एक साथ दोनों को 0 होना पड़ेगा, या फिर a और b को। अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो है देन इट दिस विल नॉट गिव यू 0। ठीक है, तो टुगेदर या तो a और b को 0 होना पड़ेगा या c और d को, अगर है then this will give you 0, otherwise not, so it has no zero divisors, right? So these are all the properties of ring of Gaussian integers। further अगर और भी properties हैं then जो आगे topics हम discuss करेंगे वहां पे Zi के बारे में बात कर लेंगे। okay, this is all about this video। thank you everyone, happy learning, take care and bye bye, see you in the next lecture। Hello everyone, so in this video we will talk about some more examples of the ring. In the previous lecture we have seen the ring of Gaussian integers. If you remember, what was the ring of Gaussian integers? We have seen Zi, right? And how it was defined? A plus ib, where a comma b belongs to Z. So this was a ring, right? We have seen what are the zero divisors, what are the unit elements, है ना, उन सब के ऊपर हमने बात किया। And in this lecture, let's see some more examples. जैसे आपने Zi define किया, in the same way we can define Zni also, right? Zni कैसे define होगा? A plus ib, where a comma b belongs to Zn. This is how we can define Zni, right? For example, Z3i, Z4i, इस तरीके से हम define कर सकते हैं। This is also a ring. This is also a ring with the same operations। अब मैं ऑपरेशन बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन, मॉडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। और वो डिफाइन कैसे होंगे? Zn का कोई एलिमेंट लोगे तो एक्चुअली ए बी के बीच में ऑपरेशन होगा, राइट? तो विद द सेम ऑपरेशन दिस इज आल्सो ए रिंग, एंड मोर देन दैट दिस इज ए CRU, मोर देन दैट दिस इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। We can talk about zero divisors also here and unit elements in this Zn. Okay, let's talk about that. Zero divisors and unit element. Okay, for example, if I ask you, let me say, what are zero divisors in Z5i? Z5i में कितने जीरो डिवाइजर्स होंगे? What are the zero divisors in Z5i? Okay, या फिर what are unit elements in Z5i? Or we can also talk about that. The Z5i, do it have zero divisors? Do you think it has zero divisors? क्या लगता है आपको? So it will have. Let me ask you question in different way. Is Z5 have zero divisors? Is Z5i
हैज जीरो डिवाइजर्स। मैं ऐसे क्यों पूछ रहा हूँ हैज जीरो डिवाइजर्स? आंसर विल बी एस डिवाइजर्स, द आंसर विल बी एस। वाई? वैसे देखने से ऐसा लग सकता है क्योंकि Z5 के पास कोई जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं, बिकॉज इट इज अ फील्ड, बट Z5i के पास जीरो डिवाइजर्स होते हैं। ओके, व्हाट आर जीरो डिवाइजर्स? यू कैन कंसीडर 2 plus i and let me say 2 plus 4i। ओके, ये दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट्स है। दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बट देयर प्रोडक्ट जब आप करोगे व्हाट यू गेट इज 2 to the 4 plus 8i, एंड 4 plus 8i इज एक्चुअली मॉडुलो 5 भी लेना होगा, मैं लास्ट में ले लूंगा मॉडुलो, ठीक है, प्लस 2i एंड प्लस 4i स्क्वायर विच इज -4 so what is this is 0 plus 10i, and 10i is actually nothing but 0 plus 0i, because 10 modulo 5 is equals to 0. Is that okay? ठीक है, सो बोथ आर नॉन जीरो एलिमेंट बट देयर प्रोडक्ट इज जीरो, मतलब Z5i हैज जीरो डिवाइजर्स। मे बी Z5 डज नॉट हैज जीरो डिवाइजर्स बट Z5 हैज जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, पहले तो Zn के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जीरो डिवाइजर्स कब नहीं होते हैं, वैसे शायद मैंने बात किया है बट स्टिल लेट मी रिकॉल इट। Zn हैज नो जीरो डिवाइजर्स, नो जीरो डिवाइजर्स, डिवाइजर्स if and only if n is a prime, n is a प्राइम। अगर n प्राइम होगा तो इसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं होगा, अगर इसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है तो n को प्राइम होना ही पड़ेगा, मतलब अगर n प्राइम नहीं होगा तो जीरो डिवाइजर जरूर रहेगा। ठीक है, और ये बहुत आसान है देखना, क्योंकि अगर लेट्स से n प्राइम नहीं है तो उसके कुछ फैक्टराइजेशन होंगे, p इंटू क्यू टाइप। p एंड q, लेट्स सपोज इफ लेट्स से n इज नॉट प्राइम, इफ n इज नॉट प्राइम, then n will be equals to some product of primes p into q, let's say. Then if you note that, then let me say note that ये आपका जो p है, p belongs to Zn and this is not equals to 0, this is not equals to 0, comma q also belongs to Zn and this is also not equals to 0, क्योंकि p into q प्रोडक्ट है तो they obviously will be less than n। 0 से लेके n तक सारे इंटीजर्स क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स n में, दे विल बी पॉजिटिव इंटीजर्स, दे विल बी इनसाइड एंड दे आर नॉन जीरो। बट जैसे इनका प्रोडक्ट कराओगे p इंटू क्यू बिकम्स जीरो, बिकॉज मॉडुलो आपको क्या लेना पड़ेगा, मीन्स p इंटू क्यू मॉडुलो n लेना पड़ेगा ना आपको, एंड दिस विल बी जीरो। तो जीरो डिवाइजर्स आपको मिल जाएंगे, और अगर प्राइम है तो कोई फैक्टराइजेशन होगा नहीं उसका, राइट, तो फैक्टराइजेशन नहीं है तो कोई भी आपको जीरो डिवाइजर नहीं मिलेंगे। सो Zn के लिए क्लियर है। अब Zn की बात करते हैं कि Zn के पास जीरो डिवाइसेस कब होते हैं। तो Z5 आपने देख लिया, ये तो क्लियर है कि प्राइम होना इज नॉट इनफ, राइट, वी हैव टू कंसीडर समथिंग एल्स। तो व्हाट इज दैट, Zn हैज नो जीरो डिवाइसेस, हैज नो जीरो डिवाइजर्स if and only if n is prime and n is congruent to 3 modulo 4, sorry 4 modulo 3, 3 modulo 4, n is congruent to 3 modulo 4, because 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, बट 4 से डिवाइड करने के बाद अगर आप 5 का रिमाइंडर देखोगे तो वो 1 आ रहा है। इज दैट ओके? दैट्स व्हाई दिस इज नॉट। अगर ऐसा हो रहा है देन आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव इट, बट यू शुड रिमेंबर इट। तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब n इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4 है एंड n इज प्राइम, अगर प्राइम है देन Zn will not have any zero divisors। अगर ऐसा नहीं हो रहा then it will have zero divisors, उसके पास zero divisors होंगे। If I ask you a question, let me say which of the following rings does not have any zero divisors, does not have any zero divisors, the rings are, let me consider Z5i, Z5 रहने दो, अभी हम ले चुके हैं, तो let me consider Z7i, the next one is Z, let me say 15i, and third one is Z11i, and the fourth one is Z13i। What do you think, इनमें से किस रिंग के पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है? If you see that, जैसे Z7 आपने कंसीडर किया, 7 इज ए प्राइम नंबर एंड इफ 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी 3 दे रहा है ना, 7 इज प्राइम, दिस इज प्राइम,
and 7 is congruent to 3 modulo 4. So this will not have any zero divisor. ओके नेक्स्ट इसको देखो, अब 15 पहली चीज तो प्राइम ही नहीं है, हालांकि ये 15 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4 है। डिवाइड अगर 4 से करोगे तो रिमाइंडर ये 3 दे देगा। द प्रॉब्लम विद दिस इज कि ये आपका प्राइम नहीं है, राइट, बट 15 इज नॉट प्राइम, 15 इज नॉट प्राइम। तो ये इशू है इसके साथ, इसलिए क्या होगा, ये आपका जीरो डिविजर इसमें मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसके पास जीरो डिवाइसेस नहीं होंगे, हम नहीं बोल सकते, इट विल हैव जीरो डिविजर्स एंड फॉर श्योर, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ना। नेक्स्ट Z11I, 11 is prime, 11 is prime and 11 is congruent to 3 modulo 4 also, 3 modulo 4, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 3, तो इसके पास भी कोई जीरो डिविजर नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस 13? So if you see 13, 13 is also prime, 13 is prime, but the problem with 13 is not congruent to 3 modulo 4, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 नहीं दे रहा है, इसका मतलब this will have zero divisors. Is that okay? So this is how we can see that. अब बात आती है यूनिट एलिमेंट्स की। तो अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया था कि अगर कोई फाइनाइट सीआरयू है, ZNI will be a finite CRU, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। बेसिकली ZNI अगर आप एलिमेंट्स देख रहे हो कितने होंगे, सो दिस इज एक्चुअली ZN क्रॉस ZN टाइप। एक यहाँ से एलिमेंट, एक यहाँ से, उसी को BI टाइप से लिख लेते हैं, है ना। तो ये फाइनाइट CRU है। इन ए फाइनाइट CRU इफ देर इज नो जीरो डिविजर, it means that every non-zero element is a unit element. तो आप यूनिट एलिमेंट के भी बारे में इस तरीके से बात कर सकते हो। It is a finite CRU actually, right? This is a finite CRU, and more than that, it is a finite commutative ring with unity. Is that okay? Now, if we have, let's say, two rings R1 and R2, we can create a bigger ring from those rings also by using cross product, right? If R1 is a ring, if R1 is a ring, if R1 and R2, let me say, if R1 and R2 are two rings, then R1 cross R2 will also be a ring, ये भी एक रिंग होता है ना। कैसे आप डिफाइन करोगे? R1 cross R2 is defined as A, B such that A belongs to R1, B belongs to R2, है ना। ऑपरेशन कैसे इसमें डिफाइन करोगे? R1 will have addition मल्टीप्लिकेशन, R2 will have addition एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता है, आइडिया है कि हम किसमें कैसे डिफाइन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। जैसे ग्रुप्स का आपने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें कैसे आप ऑपरेशन डिफाइन करते हो? इन द सेम वे वी विल डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद दोज ऑपरेशन, दिस इज अ रिंग। अब बात आती है कि अगर लेट्स से R1 और R2 CRU हैं, तो क्या R1 क्रॉस R2 भी हो जाएगा? यस इट इज, राइट। तो अगर R1 एंड R2 CRU है तो ये भी CRU हो जाएगा। इफ R1 and R2 both are CRU, then R1 cross R2 will also be a CRU, commutative ring with unity. And what are the identity element? Commutativity तो आ ही जाएगा, राइट, R1 R2 में है। तो अगर आप कंसीडर करोगे, लेट मी से A, B एंड ऑपरेशन जो भी रहेगा C, D एंड लेट से मल्टीप्लिकेशन, राइट। So this will be same as A into C, B into D. Since this R1 and R2, ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो रहा है? ये R1 में हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो रहा है? R2 में हो रहा है। B, D कहाँ से आ रहे हैं? R2 से आ रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, मतलब इसको लिख सकते हैं हम C का मल्टीप्लिकेशन A, D मल्टीप्लिकेशन B, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू C, D मल्टीप्लिकेशन A, B लिख सकते हैं, राइट। सो it means that if R1 and R2 are commutative, then R1 cross R2 is also commutative. What about identity element, unity element? एक जनरल गेस क्या हो सकता है, क्या कंसिडर कर सकते हैं हम? R1 का अगर हमें यूनिटी पता हो, लेट्स से लेट E1 and E2 are the unity of R1 and R2 respectively, then E1 comma E2 is the unity of R1 क्रॉस R2। R1 क्रॉस R2 का क्या हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा। क्यों यूनिटी हो जाएगा ये? बिकॉज इफ यू कंसीडर लेट्स से एनी एलिमेंट A, B फ्रॉम R1 क्रॉस R2 एंड इसका मल्टीप्लिकेशन कराओगे E1, E2 के साथ, दिस इज नथिंग बट A इंटू E1, B इंटू E2, राइट। तो चूंकि E1 यूनिटी है,
R1 का तो ये A दे देगा, क्योंकि B यूनिटी है R2 का तो ये B दे देगा, सो दिस इज इक्वल्स टू ये B। इन द सेम वे अगर आप लेट मी से E1 E2 करते हो एंड विद मल्टीप्लिकेशन A B, तो आपको क्या मिल जाएगा, अगेन A B ही मिल जाएगा इन द सेम वे, ठीक है। तो अगर R1 क्रॉस R2 R1 एंड R2 CRU है, देन R1 क्रॉस R2 विल आल्सो बी ए CRU। व्हाट अबाउट कन्वर्स, क्या लगता है कन्वर्स ट्रू होगा? इफ देखो CRU is if and only if, commutativity is if and only if, अगर R1 cross R2 CR commutative है, if and only if R1 and R2 are C commutative, but the unity is not, okay, let me write it, R1 cross R2 is commutative ring, if and only if R1 and R2 are commutative, अगर ये दोनों कॉम्पिटेटिव है तो ये भी हो जाएगा, पर यूनिटी के साथ ऐसा नहीं है, कॉम्पिटेटिव बट नॉट फॉर द यूनिटी। मतलब अगर R1 क्रॉस R2 के पास यूनिटी, वो तो हम देख ही चुके हैं कि R1 क्रॉस R2 के पास भी हो जाएगा, बट अगर R1 क्रॉस R2 के पास यूनिटी एलिमेंट है तो जरूरी नहीं है कि R1 और R2 दोनों के पास हो, राइट। इफ R1 क्रॉस R2 इज ए रिंग विद यूनिटी, it does not imply that R1 and R2 both will be ring with unity, जरूरी नहीं कि उनके पास भी यूनिटी एलिमेंट होगा। वी कैन कंसीडर लेट्स से Q cross 0 is a ring with unity, and what is that unity element? Unity element is simply 1, 0, इधर से 1 ले लो, इधर से तो ऑब्वियसली 0 ही लेना है, दिस इज अवर यूनिटी, राइट। बट अगर केवल आप सिंपली 0 कंसीडर करोगे तो इसके पास यूनिटी एलिमेंट नहीं है, राइट, क्योंकि यूनिटी एलिमेंट कैसा होता है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी 0 से अलग होना चाहिए कुछ, राइट, पर इसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं। बट यू नो दैट बट दिस इज नॉट ए रिंग विद यूनिटी, इज दैट ओके, फाइन, ओके। जैसे आपने ZI डिफाइन किया था वैसे ही और भी एग्जांपल्स डिफाइन किए जा सकते हैं। यू कैन इवन डिफाइन QI आल्सो, राइट, QI भी आप डिफाइन कर सकते हो, ये भी एक रिंग होता है आपका। इट इज आल्सो CRU, A plus IB where A comma B belongs to Q. This is also an example of this is also CRU, right। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम आगे वाले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में और भी डिस्कस करेंगे, ओके। This is all about this lecture. We will stop here. In the next lecture, we will discuss our next topic. Thank you everyone. Happy learning. Take care and bye-bye. Hello everyone. So in this video we will talk about the किसी रिंग का if a ring have a smallest positive integer n such that अगर किसी भी एलिमेंट में उसका मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लिकेशन कराने का मतलब है कि एडिशन ऑपरेशन उतनी बार कराना। लेट मी राइट इट फर्स्ट। लेट आर बी द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी ए then a smallest positive integer, a smallest integer n such that the smallest positive integer n is, let me say, okay, and a smallest positive integer n will such that n into r equals to 0 for all r belongs to r is said to be characteristic of ring R. अगर ऐसा एग्जिस्ट करेगा तो if there does not exist such n, then we say that characteristic of ring R is zero. कुछ लोग उसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं, इज जीरो, और यू कैन आल्सो से दैट इनफाइनाइट। ठीक है, अगर ऐसा n एग्जिस्ट ही नहीं करता, कई ऐसे इन सभी एग्जांपल में आपको दिखेंगे यहाँ पे n एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसा, ताकि हर एक किसी भी मल्टीप्लाई कराए तो जीरो दे दे। मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। एन आर का मतलब है, एन आर मीन्स r to the power n with respect to operation addition, ये ध्यान रखना है। विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन इज देयर, रिंग में जो पहला ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में पावर n। ठीक है, अगर ये करने पर हर एक एलिमेंट का जीरो दे रहा है, देन इट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग एंड वी डिनोट इट बाय कैरेक्टरिस्टिक मतलब CHAR ऑफ R, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R। इस तरीके से लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इफ आई कंसीडर, लेट मी से Z with operation addition, let's consider Z with operation addition. If I ask you what is the characteristic of Z, it is equals to 0 because there is no integer such that जो किसी में मल्टीप्लाई कराने पर 0 दे दे। If you consider let's say 2 and 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, there does not exist n belongs to n such that n into 2 is equals to 0, राइट। तो दो के लिए नहीं, मतलब हर एक के लिए जब होगा तभी तो बोलेंगे, राइट। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z is 0. In the same way, if you find the characteristic of set of rational numbers, characteristic of set of real numbers, characteristic of set of complex numbers with operation and multiplication operation, characteristic of Zi, they all are 0. Zi, characteristic of Qi, they all are equals to 0. अब ऐसा लग रहा होगा कि सबकी इनफाइनाइट या फिर जीरो ही कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या? ऐसा नहीं है। इफ आई कंसीडर लेट्स से Z5, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z5? इट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स किसी में मल्टीप्लाई कराओगे, लास्ट में आपको क्या करना है, मॉड्यूलो 5 ही लेना है, इट विल गिव यू 0, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z5 कितना हो गया? 5 हो गया। इन द सेम वे यू कैन जनरलाइज दिस आल्सो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn इज इक्वल्स टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। कोई भी आप Zn कंसीडर कर लोगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? n ही होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हो गए। नाउ लेट्स मूव अहेड। अगर कोई रिंग आपके पास हो, अगर कोई रिंग ऐसा हो जिसमें यूनिटी भी हो, तो उस रिंग में का ऑर्डर होता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। और इसमें कुछ नया नहीं है, वही आपका हो जाएगा। देखो R विद ऑपरेशन एडिशन, ring with unity, a ring with is a ring with unity, let me say is a ring with unity। अगर ये ring with unity है, right, then ring with unity and let me say unity 1,
यूनिटी को नाम दे दिया यूनिटी 1, ओके। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ 1 with respect to, you can say with respect to operation addition. Why this is? Because if you consider, let's say n is the characteristic, right? N characteristic of R is equals to n. Let me say let characteristic of R is equals to n, right? अब n किसी का भी पावर करने पर या फिर मल्टीप्लाई करने पर ये आपको 0 देगा। देन n इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, फॉर ऑल क्या 1 हमने कंसीडर किया, राइट? कि 1 आपका रिंग का एलिमेंट है तो सबके लिए ट्रू है, तो 1 के लिए भी ट्रू होगा। 1 में भी अगर हम n मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस विल गिव 0, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0, राइट? क्योंकि ये सच स्मॉलेस्ट n है, इससे छोटा कोई ऐसा n का पावर एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो कि 0 दे। अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, राइट? व्हाट डज इट मीन? इंप्लाइज दैट order of this is nothing, implies that order of 1 is equals to n, right? Why? Because you can also write yes, since if let's say if 1 to the power m is equals to 0 and m is less than n, implies that m into 1 is equals to 0, then m into 1 is equals to 0, तो सारे एलिमेंट हो जाएंगे, राइट? एक्चुअली जब आप m into r निकाल लो, दिस इज नथिंग बट m into 1 into r ना, and if this is 0 all are 0, right? So what is this? This means that this is a contradiction to the characteristic, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि हर एक एलिमेंट के लिए दे रहा है, और अगर m भी देने लगेगा तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू n, कैरेक्टरिस्टिक ही ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा या फिर n ही आपका ऑर्डर हो जाएगा। मतलब अगर यूनिटी एलिमेंट है किसी रिंग के पास तो उस यूनिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन वही आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, जैसे कि आपका Zn में हुआ था, राइट? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn इज नथिंग बट, क्योंकि ये रिंग विद यूनिटी है, इसका ऑर्डर कितना है? दिस इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ 1 इन n। ऑर्डर ऑफ 1 कितना होता है? दिस इज इक्वल्स टू n, सो कैरेक्टरिस्टिक इज n। तो कभी भी ऐसा कोई रिंग दिया है, इसमें रिंग विद यूनिटी है, इसमें यूनिटी एलिमेंट है, इसके कुछ यूनिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर हो जाएगा। अगर लेट्स से कैरेक्टरिस्टिक पता हो, then we can we find the characteristic of R1 क्रॉस R2, we can find the characteristic of R1 क्रॉस R2, वही जो हमारा n है या फिर उनका LCM n का वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, है ना? बट अगर लेट्स से कैरेक्टरिस्टिक हमें R1 क्रॉस R2 का पता हो तो क्या हम R1 का निकाल सकते हैं? दिस कैन बी द क्वेश्चन, राइट? ओके, उससे पहले कुछ एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर वी विल टॉक अबाउट दैट, ओके? सो इफ यू सी व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ZnI, ZnI का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? क्योंकि Z का कैरेक्टरिस्टिक n है तो ZnI का भी कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? n ही हो जाएगा, है? ओके, व्हाट अबाउट लेट मी कंसीडर एंड वन मोर इम्पोर्टेंट रिजल्ट इज, अगर आई थिंक अभी हमने इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड डिस्कस नहीं किया है, जब हम पढ़ेंगे देन वी विल सी दैट कि इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होता है या फिर कोई प्राइम नंबर होता है, ठीक है? तो अभी फिलहाल नहीं पढ़ा है, देन वी विल नॉट हैव। एंड जो हम ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो अगर आप नोटिस करोगे जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z की हम बात करें, वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z, क्योंकि Z रिंग विद यूनिटी है तो इसका क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ 1 विच इज इनफाइनाइट आर 0, क्योंकि इनफाइनाइट को हम 0 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करते हैं, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक Z का कितना है? इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक है। इज दैट ओके? फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक। So let me consider few particular examples. If I ask you, let me say, what is characteristic of let me say Z7. Z7 का character, it is 7. Why this is 7? Because Z7 में कौन से elements हैं? Z7 has 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. अब किसी भी एलिमेंट में 7 का मल्टीप्लाई कराओ, बाद में क्या लेना है? अल्टीमेटली मॉडुलो 7 लेना है। दिस विल गिव यू 0, 7 into 1 विच इज 0, क्योंकि मॉडुलो 7 लेना है ना, इक्वल्स टू 7 एंड मॉडुलो 7। ऐसे ही आप कंसिडर करोगे 7 into 3 दिस इज इक्वल्स टू 0, 7 into 4 दिस इज इक्वल्स टू 0, दे ऑल विल गिव यू 0। तो दैट्स वाई दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक। या फिर ऑर्डर 1 से भी आप देख ही सकते हो, 1 हमेशा जनरेटर होता है, 1 का ऑर्डर n के बराबर ही होता है, इसलिए उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? आपका n के बराबर हो गया, ठीक है? ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक के, वैसे हमने देखे हैं। इफ आई आस्क यू लेट्स से व्हाट इज
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यू आई, दिस इज इक्वल्स टू 0। कैरेक्टरिस्टिक क्यू आई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, लेट मी से, पावर सेट ऑफ n विद सिमेट्रिक डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशन, ये क्या होगा, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस। वी आर लुकिंग फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, ताकि किसी की भी पावर कर देने पर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन हमें क्या दे दे, फाई दे दे। डू यू थिंक सो, लेट्स से a बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ n, है ना। अब इसका सिमेट्रिक डिफरेंस इसके साथ ही निकालना है ना, और हमें क्या दे दे, 0 दे दे, तो कितनी पावर हम कंसीडर करें, द कैरेक्टरिस्टिक इज एक्चुअली 2, राइट। अब दो बार किसी भी एलिमेंट का पावर करो, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a सिमेट्रिक डिफरेंस a, एंड यू कैन आल्सो राइट इट एज 2a, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ n। तो मतलब क्या हुआ, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर सेट ऑफ n इज इक्वल्स टू 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, फाइन, ओके। ऐसे भी किसी भी आप रिंग के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सोचते हो, अगर ये रिंग विद यूनिटी हो तो वो सोच सकते हो, क्या ये रिंग विद यूनिटी था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट था जिसके साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लेने पर एन ही आ जाए, सो एन वाज, राइट, एन वाज द यूनिटी एलिमेंट, एंड एन का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो उसका भी एक्चुअली 2 ही है, एन सिमेट्रिक डिफरेंस एन निकालोगे तो वो भी आपको वही दे देगा, राइट। तो इसलिए कितना हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इसका हो गया 2, ठीक है। In the next lecture, we will talk about idempotent element also. What are idempotent elements? Idempotent element, अगर कोई भी ऐसा रिंग हमारे पास है जिसके सारे एलिमेंट idempotent एलिमेंट हो, राइट, तो उसको हम बोलते हैं बूलियन रिंग, राइट, और बूलियन रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है, 2 होता है, ओके। सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल स्टॉप हियर ऑल अबाउट दिस लेक्चर। In the detail, we will talk about characteristic when we have some structures like integral domain field also. Then we will see some more things about characteristic of a ring, okay. So we will stop here. Thank you everyone, happy learning, take care and bye bye. Hello everyone. In this video we will talk about results and properties. जो भी अभी तक हमने results and properties कुछ important देखे हैं उन सबको मैं इसमें समराइज करने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स के बारे में हमने बात की, रिंग ऑफ यूनिट एलिमेंट्स के बारे में बात की। सो यूनिट्स इन जेड की अगर हम बात करें तो यूनिट्स ऑफ जेड क्या है, यू जेड से अगर मैं डिनोट करूँ, व्हाट आर यूनिट्स इन जेड, दे आर नथिंग बट 1 एंड -1, उनके अलावा कोई भी यूनिट एलिमेंट नहीं होता है ना। फिर व्हाट आर जीरो डिवाइजर्स इन जेड, अगर मैं जीरो डिवाइजर्स ऑफ जेड को लेट से जेड से ही डिनोट कर देता हूँ, है ना, लेट मी राइट जीरो डिवाइजर्स ऑफ जेड, जेड जेड, राइट। So this is equals to, this is denotes the zero divisors of z and it is equals to empty, right, there is no, it is equals to 5,
ना, इट डिनोट्स द जीरो डिवाइजर्स ऑफ जेड, जीरो डिवाइजर्स ऑफ जेड। ओके, फिर हमने उसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स जेड एन के बारे में बात की, राइट। यूनिट्स ऑफ जेड एन का एक ग्रुप बनाया विच इज कॉल्ड यूएन ग्रुप, ग्रुप ऑफ यूनिट्स, है ना। एंड इनके अलावा जो यूनिट नहीं है वो जीरो डिवाइजर होगा, राइट, क्योंकि ये फाइनाइट सीआरयू कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो जीरो डिवाइजर्स ऑफ जेड एन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, जेड एन माइनस यू एन, दे आर द जीरो डिवाइजर्स। एंड एक्सेप्ट जीरो, जीरो भी यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, राइट। जेड एन माइनस यू एन एंड माइनस जीरो ऑल्सो, जीरो तो आप अपने आप भी निकाल सकते हो क्योंकि जीरो जीरो डिवाइजर कभी भी नहीं बन सकता है ना, माइनस यू कैन कंसिडर जीरो ऑल्सो, ठीक है। तो वो सारे जीरो डिवाइजर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम अगर जेड आई की बात करें, देन यू जेड आई या फिर जेड आई जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे जेड आई के पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होता है, जेड आई हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स, हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स, या फिर यू जेड आई ऐसे भी लिख सकते हो, हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स, जेड आई हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स। देन यूनिट्स ऑफ जेड आई, राइट, व्हाट आर यूनिट्स ऑफ जेड आई, जेड आई में यूनिट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, दे आर प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस आई, ये सारे यूजफुल हैं चीज़ें, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देन वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक, राइट, मैं राइट इट एज 7, the characteristic we have find the characteristic of z is equals to 0, right, equals to characteristic of set of rational numbers, characteristic of set of real numbers, characteristic of set of complex numbers, है ना, इन सब का जीरो है। एक चीज और भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसा जरूरी नहीं कि फाइनाइट रिंग्स का ही कैरेक्टरिस्टिक जीरो हमेशा होता है, ऐसा नहीं है। रिंग इनफाइनाइट भी हो सकता है, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट हो सकता है, पर फाइनाइट रिंग का कैरेक्टरिस्टिक हमेशा फाइनाइट ही होगा, ठीक है। तो लेट मी राइट द पॉइंट, characteristic of an infinite ring, characteristic of a finite ring is always finite, finite ring is always finite, always finite, but the characteristic of an infinite ring can be finite, f an infinite ring can be finite, आपने देखा भी था एग्जांपल, राइट। The characteristic of power set of n we have find, right, the characteristic of power set of n, this is equals to 2, it was infinite, this was infinite, right, but the characteristic this was finite, this was finite, है ना, characteristic was finite। तो इनफाइनाइट रिंग का भी कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट हो सकता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन इज इक्वल्स टू यू एन, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन इज इक्वल्स टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। फिर उसके बाद हमने जेड एन आई का भी कैरेक्टरिस्टिक देखा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन आई एंड दिस इज इक्वल्स टू आल्सो एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। फिर उसके बाद में जेड एन आई की हमने बात की कि जेड एन आई में कब जीरो डिवाइजेस होंगे, कितने होंगे, जेड एन आई में कब जीरो डिवाइजेस नहीं होंगे। लेट मी राइट इट, जेड एन आई हैज नो जीरो डिवाइजेस, हैज नो जीरो डिवाइस मीन्स ऑल और एवरी एलिमेंट इज नॉन जीरो एलिमेंट इज ए यूनिट एलिमेंट, क्योंकि फाइनाइट सीआरयू में कोई भी एलिमेंट या तो जीरो डिवाइजर होता है या यूनिट एलिमेंट। अगर जीरो डिवाइजर नहीं है इट मीन्स दैट एवरी एलिमेंट इज ए यूनिट एलिमेंट। यही आपको बाद में हेल्प करेगा कि जेड एन आई आपका फील्ड कब होता है। अगर एन एक प्राइम हो एंड n कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4 हो, राइट, 3 मॉडुलो 4 हो तो वो कैसा बन जाता है, फील्ड बन जाता है, क्योंकि जीरो डिवीजन नहीं होगा, जीरो डिवीजन नहीं होगा तो सारे एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होंगे, राइट। तो जेड एन आई हैज नो जीरो डिवाइजर्स if the first thing is n is prime in z, second is n is congruent to 3 modulo 4, है ना। बाकी उसके बारे में जेड एन के बारे में आप जानते हो, चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, जेड एन हैज नो जीरो डिवाइजर्स, इफ एंड ओनली if n is prime, अगर n प्राइम होगा तो इसके पास कोई जीरो डिवाइजर्स नहीं होगा, है ना। तो कुछ और चीज़ें हमने डिस्कस किया R1 क्रॉस R2 के बारे में, राइट। इफ R1 एंड R2 या फिर लेट मी से इफ
R1 and R2 are commutative CRU, then R1 cross R2 will also CRU, R1 cross R2 will also be CRU, अगर CRU है तो। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर R1 क्रॉस R2 कम्यूटेटिव है तो R1 R2 कम्यूटेटिव होगा, और रिंग विद यूनिटी होना जरूरी नहीं है। इफ R1 and R1 cross R2, let me say, is commutative ring, then R1 and R2 will also be a commutative ring, This is if and only if condition, right? But for unity it is not true. If R1 cross R2 is a ring with unity, then R1 and R2 may not be ring with unity. R1 and R2 both may not be rings with unity. Both may not be rings with unity. Right? We have seen example for this also, है ना? जैसे हमने कंसीडर किया था, you can consider Z cross 0. Let me say Z cross 0, it is a ring with unity. And what is unity element? Ring with unity, and the unity element is 1, 0. But 0, this is not a ring with unity. 0 is not a ring with unity. 0 is not a ring with unity. है ना? और कुछ रिजल्ट्स हमारे पास थे, जैसे in a finite CRU, let me write it, right? An element in a ring is can either be a unit, or a zero divisor, or it can never, दोनों ही नहीं हो सकता, it can be a zero divisor. An element in a ring can either be a unit or a zero divisor, or it can be neither be a unit element nor a zero divisor. I think you get it from here, है ना? But है ना, एक एलिमेंट किसी भी रिंग में या तो यूनिट एलिमेंट होगा या फिर जीरो एलिमेंट। मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ, an element can never not be a zero divisor, and unit element cannot be a zero divisor, and a zero divisor cannot be a unit element, यूनिट एलिमेंट नहीं हो सकता, है ना? बट in some rings there are elements which can neither be unit element nor be a zero divisor. Let me write it. In some rings, okay, there are some rings which has elements those are neither unit nor zero divisor, ना तो यूनिट एलिमेंट होंगे ना ही जीरो डिवाइजर होंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं इस कई रिंग्स में, बट अगर ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तब ऐसा नहीं होगा। अगर ये फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो कोई भी एलिमेंट पिक करोगे या तो यूनिट एलिमेंट होगा या फिर जीरो डिविजर। इन ए फाइनाइट CRU, every non-zero element is either a unit element or zero divisor, या तो यूनिट एलिमेंट होगा या फिर वो जीरो डिविजर होगा। ठीक है, तो दीज आर सम रिजल्ट्स जो कि हम पीछे भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ना, ये सारे आपको पता होने चाहिए। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि
सब रिंग क्या होता है, राइट? व्हाट इज अ सब रिंग ऑफ ए रिंग, व्हाट इज आइडियल ऑफ ए रिंग, व्हाट इज एन इंटीग्रल डोमेन, राइट? व्हाट इज ए फील्ड, एंड ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस समथिंग एल्स. ओके, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो. Hello everyone. So in this video we will talk about the subring of a ring. किसी भी रिंग का सबरिंग क्या होता है ना? Let me give you an idea first and then we will write the definition of a subring. Let's say we have a ring R, suppose. Okay. And obviously if it is a ring, it will be with some one operation addition and another one operation which is multiplication, right? So it's a ring with operation addition and multiplication. If we consider any non-empty subset of R, let me call this S. And if this S with this same operation addition and multiplication, this also becomes a ring. अगर S with operation addition और multiplication के रिस्पेक्ट में खुद में रिंग बन गया है, तब इसको हम क्या बोलते थे? सब रिंग बोलते थे. इट्स ऑलवेज दिस. सब जब भी आपको सब स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो, जैसे ग्रुप सब ग्रुप, क्या करते हो? ग्रुप के अंदर अगर कोई छोटा सबसेट आपने लिया, सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर पूरी प्रॉपर्टीज ग्रुप की फॉलो करा, देन इट इज अ सब ग्रुप. Same for the subgroup, same for the sub module, same for the subspace, हर जगह सेम डेफिनेशन है. नॉन एम्प्टी सबसेट विद द सेम ऑपरेशंस, जो भी आप बड़ी स्ट्रक्चर के साथ ऑपरेशंस लिए हैं, उनके ऑपरेशन में अगर उसके पास खुद के पास सारी प्रॉपर्टीज हैं, देन इट इज a subring. अब आप खुद से भी डेफिनेशन इसका लिख सकते हो. डेफिनेशन ऑफ ए सबरिंग, लेट मी राइट इट. Definition: let R with operation addition and multiplication be a ring. Be a ring. Be a ring, and or let me say, let R with operation addition and multiplication be a ring, a non-empty subset. Non-empty subset S of R is said to be, or let me say, let me write here, because we consider first it is a non-empty subset and then with the operations. Okay, let non-empty subset, let S be a non-empty subset of R. In this way we will write. It's up to you कि definition आपको कैसे लिखना है. If you know the intuition behind it, how it is defined, then you can write the definition. So let S is a non-empty subset of R. S be a non-empty subset of R. Subset of R. Okay, then S with operation addition and multiplication is said to be a ring. It's said to be a ring if S with operation addition and multiplication is itself a ring. Is itself a ring. अगर ये खुद में रिंग है, then it is a subring. If it has all the properties of ring, then we say that it is a subring. Let's look at some examples. If you consider Z with operation addition and multiplication, this is a subring of Q with operation addition and multiplication. Why it is? Because it is a non-empty subset of Q and it is itself a ring, right? It has all the properties of a ring, है ना? And it is contained inside Q. Q के अंदर पूरा है, non-empty subset है, खुद में ring है, same operation के respect में, so it is a subring. In the same way, R with operation addition and multiplication, this Q with operation addition and multiplication is a subring of R with operation addition and multiplication, है ना? कुछ इसमें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि Z with operation addition multiplication रिंग है, Q के अंदर कंटेन है. इन द सेम वे
Q R के अंदर कंटेन है और खुद में ये रिंग है, देन इट इज ए सब रिंग। ये तो डेफिनेशन है ना। तो R with operation addition and multiplication, right? In the same way you can say that C with operation addition and multiplication, इसका सब रिंग हो गया R with operation addition and multiplication, right? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना। Now there are some observations। जब आप बोलते हो कि S with operation addition multiplication, R with operation addition and multiplication सब रिंग है, तो सबसे पहले वो सब ग्रुप बनता है with respect to first operation, right? सब ग्रुप ऑब्वियसली जब सब रिंग है तो क्लियर है कि सब रिंग बनेगा, सब ग्रुप बनेगा, राइट? सो लेट मी राइट दिस पॉइंट। It's very easy to see that. I don't think it is needed to verify. If S with operation addition and multiplication is a subring of R with operation addition and multiplication, then S with operation addition is a subgroup of R with operation addition and multiplication. Yeah, it's very easy to see that, but the converse is not true. Sometimes there are some subgroups जो कि subgroup ring आपके नहीं बनते हैं. Let me write it. Okay. Every subgroup of S with operation addition, subgroup S with operation addition of S with operation addition of R with operation addition may not be a subring of S, subring of, let me say, R with operation addition and multiplication. सब ग्रुप अगर है फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो सबरिंग बनना जरूरी नहीं है. लेट्स लुक एट सम एग्जांपल. इफ आई कंसीडर, लेट मी से S equals to collection of all the matrices like this. If we consider, let's say, on the diagonal AB, and off diagonal elements are nothing but the trace of the matrix A plus B, A plus B. This type of matrices we are considering where A comma B belongs to R. Okay. So we are looking for whether this is a subring of M to R. Right? With respect to operation, we are looking for, or let me write, our claim is this is actually not a subring. Claim is S with operation addition is a subgroup of R with operation addition and multiplication, not R. Subgroup of M to R, right? Set of all the n cross n matrices are 2 cross 2 matrices, like M to R with operation addition, but S with operation addition and multiplication. Addition multiplication is what? Matrix addition and matrix multiplication. Let me say matrix, right? I think you will get it. Matrix means what? It is matrix addition and matrix multiplication. Okay. Now, so this is not a subring of M to R with operation addition and multiplication with the same matrix addition multiplication के रिस्पेक्ट में ये सबरिंग नहीं बनता है ना. सब ग्रुप आप अपने आप वेरीफाई कर लेंगे. इट्स इजी टू वेरीफाई, और सब ग्रुप आप पढ़ के ही आ रहे होंगे. ठीक है, तो सब ग्रुप आप अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं. सब ग्रुप के लिए फर्स्ट वन स्टेप टेस्ट का भी यूज कर सकते हो. आप दिखा सकते हो कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी. ए बी इनवर्स मीन्स ए माइनस बी. एक ऐसा मैट्रिक्स लो, एक उसका इनवर्स ले लो, उसमें सब में माइनस आ जाएगा. एंड इफ यू सम देम, right, you will get again the matrix of this, right? It's easy to see that, or let me show you. So first let's see, it is non-empty. First, the very first thing to verify is it is non-empty. If you consider, let's say, 0 0 matrix, right, this clearly belongs to S because it has all the properties. These 0 are real numbers, and off diagonal entries are nothing but the trace of this matrix, right? 0 plus 0 is 0. So what does it mean? Implies that S is not equals to 5. So now let's consider, let A, B, or we should consider in this way, A, B, A plus B, A, B, A plus B, A plus B, and let me say C, D, C plus D, C plus D, right? This belongs to S. We have considered two elements, and let's look at this. If we consider A plus B, A plus B, A minus of, this is nothing but the first step we are verifying, right? One step test. C plus D, and
or you can say plus of this and then the inverse of this matrix, right? In this way also you can write inverse of this matrix, and the inverse of this matrix with respect to addition, right? We are verifying that SB, the operation addition, is a subgroup, right? What we need to verify, that A minus B belongs to S for all A comma B belongs to S, right? And minus B is nothing but the inverse of this matrix, so you can put minus here also, not an issue. Okay, this is C plus D, C plus D, D, right? If you find this, it is nothing but A minus C, A plus B minus C minus D, and this is what A plus B minus C minus D, and then A minus D. And if you look at this, this is nothing but the trace of this plus this, right? So this is also an element of S, क्योंकि ए बी सी डी अगर सारी एंट्रीज कहाँ की रियल नंबर है तो उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पर भी रियल नंबर ही आएगा, और उसके बाद ये सारा ट्रेस है, राइट? दीज आर ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर नथिंग बट द ट्रेस, सो इट इज एलिमेंट ऑफ एस, व्हिच इंप्लाइज दैट एस बी द ऑपरेशन एडिशन इज ए सबग्रुप. Subgroup, right? But you can clearly see that the multiplication is actually not closed. Multiplication closed नहीं है तो ये सबरिंग नहीं बन पाएगा. To see that, if I consider, let's say 1 1 1 0, do you think it is an element of? Yes, it is. 1 plus 0 is 1, so off diagonal entries are nothing but the trace. And let's consider one more element. We consider, let's say 2 2 2 0. This is also, right? There is no issue. This is also an element of S. But if you multiply them, 1 1 1 0 multiplication, let's say 2 2 2 0, what this will give you? It is nothing but, let me write it, 4 2 2 2. And this is not an element of S. Why this is not an element of S? Because this element is not the sum of these two. It's not the trace of the matrix, so it is not an element of S. Therefore implies that S be the operation addition and multiplication is not a subring. Is not a सबरिंग. और जिसका भी आप देख रहे हो M2R का हम देख रहे हैं तो उसका सबरिंग नहीं बनेगा, सो इट इज नॉट ए सबरिंग बिकॉज इट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसको सेमी ग्रुप बनना पड़ता है, पर वो क्लोज्ड ही नहीं है. तो इज दैट क्लियर? सब ग्रुप हो सकता है फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, सबरिंग होना जरूरी नहीं है, पर सबरिंग है तो फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप बन जाएगा. ओके, लेट्स लुक एट सम अदर रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज. बिफोर दैट, सी, जब भी हम सब स्ट्रक्चर वेरीफाई करते हैं कि ये सबरिंग या फिर सब ग्रुप ये है कि नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, सारी प्रॉपर्टी नहीं वेरीफाई करनी होती, क्योंकि ऑलरेडी वो एक स्ट्रक्चर हमारे पास है, उसके अंदर कंटेन है, तो कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना उसका. फॉर एग्जांपल ये हमारा आर विद ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये रिंग है. जब आप इसको वेरीफाई करने जाओगे, एस विद ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब रिंग है, सारी चीजें नहीं वेरीफाई करनी है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि ये बड़े स्ट्रक्चर हमारे पास है, सब कुछ उसके पास है, उसके अंदर ये कंटेन है. We have some advantage, right? And what advantage that we have is, let me write the subring test. सबरिंग को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? सबरिंग टेस्ट, राइट? सारी चीजें हमें रिंग की नहीं चेक करनी है यहाँ पे, अभी कुछ भी चेक कर लेंगे तो उनसे भी हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि ये आपका सबरिंग है. सबरिंग टेस्ट, व्हाट इज सबरिंग टेस्ट? एस विद ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ए सबरिंग ऑफ. मैं ये बोलता हूँ एस विद ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब मैं नॉन एम्प्टी सबसेट आर का कंसीडर कर रहा हूँ, राइट? तो एस इज ए subset of R and it is non-empty. We are considering this, right? And this R with the operation addition and multiplication is a ring. This also we are considering, right? So these all things are understood, okay? So S with the operation addition and multiplication is a subring of, let me say, subring of R with the operation addition and multiplication if it has two property. The first property is A minus B belongs to S for all A comma B belongs to S if it is closed with respect to subtraction. In some sense, this is the test for subgroup with respect to operation addition, if you remember, right? And the second property is closure with respect to multiplication. बाकी सारे properties inherit होके R से S में आ जाएंगे, ठीक है? तो A multiplication B belongs to S for all A comma B belongs to S. अगर आप ये दो प्रॉपर्टी चेक कर लेते हो, then you can say that it is a सबरिंग. ओके, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल. सो सबरिंग के लिए केवल आपको दो प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, सारी नहीं करनी है. ओके, तो इफ यू कंसीडर, लेट मी से mz with operation addition and multiplication is a subring of z with operation addition and multiplication for all m belongs to z.
ऑल m बिलोंग्स टू z। किसी भी m के लिए ये हमेशा mz टाइप के मतलब मल्टीपल्स ऑफ m अगर कंसीडर करते हो, इट इज ऑलवेज a सबरिंग ऑफ दिस, and you can easily verify that. How we can verify? Let's consider it is non-empty for any m. It is not empty. It's very easy to see that, right? Clearly mz is not equals to 5 for all m belongs to z, राइट? क्योंकि जीरो हमेशा ही उसमें रहेगा। यू कैन सी दैट कोई भी हो जीरो सबका मल्टीपल है ना, कोई भी m आप कंसीडर कर लेंगे, इट इज अ मल्टीपल। नाउ लेट्स लुक एट टू एलिमेंट्स। इफ आई कंसीडर लेट्स से m1 or mz1, we consider let's say mz1 and mz2. This is z2. Just let me say mz1 mz2 belongs to mz. We consider two elements mz1 and mz2 belongs to mz. If we find the difference mz1 minus mz2, this is equals to m into z1 minus z2. Obviously these z1 and z2 are coming from z, integers, right? So the difference, this also some multiple of m, so it belongs to mz. It is closed with respect to difference, and it is closed with respect to multiplication also. If you multiply mz1 into mz2, this is nothing but m to anyway common है ना, multiple है, so this is mz1 z1 z2, let me say, है ना? So anyway, this also belongs to mz. What does it mean? Implies that mz with operation addition and multiplication is a subring of z with operation addition and multiplication. तो और अगर आप सब ग्रुप भी देखोगे z का, इसी टाइप का होता है कोई भी सब ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इन जनरल देखा कि हर एक सब ग्रुप सबरिंग नहीं होता है, पर देयर आर सम रिंग्स जिनमें हर सब ग्रुप भी सबरिंग हो जाता है। जैसे जेड ही हमारे पास एग्जांपल है, एवरी सब ग्रुप ऑफ जेड इज ए सबरिंग ऑफ जेड, जेड सबरिंग भी बन जाता है ना? ऐसे ही Zn के लिए भी ये बिल्कुल करेक्ट है, Zn में भी ये ट्रू है ना? You can write for Zn also. Zn का कोई भी आप सब ग्रुप कंसीडर करोगे with respect to operation addition and multiplication, it is a subring also. Every subgroup of Zn, is also a subring of Zn. Operation you know, right? Zn operations are addition modulo n and multiplication modulo n with respect to these two operations. अगर आपसे कोई सबरिंग टोटल पूछता भी है Zn के बारे में, तो आप बता सकते हो कि कितनी सबरिंग्स होंगी, है ना? So you can write number of subrings of Zn, क्योंकि जितने सब ग्रुप हैं और सब ग्रुप हमें पता है कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबरिंग्स ऑफ Zn is equals to राइट, क्योंकि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इतने होते हैं ना, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। नाउ वन मोर थिंग इज, अगर आप लेट से दो सबरिंग कंसीडर करते हो ना, एंड यू डिफाइन द एडिशन ऑफ दिस टू सबरिंग्स, द एडिशन ऑफ टू सबरिंग्स मे नॉट बी ए सबरिंग। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट दिस एंड वी विल सी व्हाट इज आइडियल्स आल्सो। ओके, so this is all about this lecture. In the next lecture we will talk about how the addition of subring is defined, first thing, and the second is कि सबरिंग का एडिशन जो होता है वो सबरिंग नहीं होता है, बट वन ऑफ देम, इफ S1 और S2 का आप अगर एडिशन डिफाइन कर रहे हो, अगर उनमें से एक आपका आइडियल हो जाता है, देन दिस बिकम्स ए सबरिंग, तो सबरिंग हो जाता है। अगर दोनों आइडियल हैं तो फिर वो आइडियल भी हो जाता है। ओके, तो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।